आज के मैनेजमेंट से बात करते हैं। आज हमारे साथ धानुका एग्री टेक है और कंपनी केमिकल एग्रोटेक कंपनी है। एबिटा मार्जिन की जो गाइडेंस कंपनी ने अभी हाल ही में दी वो FY25 लेवल्स के आसपास ही दी। एबिटा मार्जिन हो, हालांकि डिक्लाइन ज़रूर उन्होंने बात कही थी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है 100 बेसिस पॉइंट्स का ग्रॉस मार्जिन पर। लेकिन आगे चलकर अब किस तरह की मूव देखने को मिल सकती है। धानुका एग्री टेक के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े हैं। आइए चलिए उनसे बात करते हैं। चेयरमैन MK धानुका जी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया धानुका जी, आज समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि एग्री केमिकल कंपनी से बात की जाए, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी देखने को मिल रही हैं कि कहीं ना कहीं जितनी डोमेस्टिक डिपेंडेंट कंपनीज थी, डोमेस्टिक फेसिंग एग्रो केमिकल कंपनीज थी, उनके लिए कई सारे अब टेलविंड्स दिखाई दे रहे हैं। हेल्दी वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई दे रही है, मॉनसून समय से पहले आता हुआ दिखाई दे रहा है और एक्सपोर्ट फ्रंट पे भी जो डी स्टॉकिंग थी वो लार्जली ओवर होती हुई दिखाई दे रही है। पहला रिएक्शन आपका इस सब व्यूज पर? देखिए, मानसून बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए, और क्योंकि मानसून अच्छा है तो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। और धानुका ने जैसे गाइडेंस दी है अराउंड 15% ग्रोथ इन टॉप लाइन और 20.47% एबिटा मार्जिन, तो ये गाइडेंस हम मेंटेन कर रहे हैं और वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी विल अचीव ये टारगेट हम डेफिनेटली अचीव करेंगे। और एक्सपोर्ट फ्रंट के ऊपर में भी इंडिया से काफी अच्छा हो रहा है। अभी तक धानुका सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में थी, लेकिन हमने एक्सपोर्ट विंग स्टार्ट किया है। लास्ट ईयर हमने बायर से 2 प्रोडक्ट एक्वायर किए थे, जिसके 20 कंट्रीज के ग्लोबल राइट्स धानुका को मिले हैं। तो धानुका जो है अभी तो वो बायर की बुक्स में सेल आ रही है, लेकिन जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन बायर से धानुका के नाम ट्रांसफर हो जाएंगे तो ये सेल भी धानुका की बुक्स में आएगी और धानुका एक्सपोर्ट सेगमेंट में काफी अच्छा कर पाएगा। ओके और ये जो आप बेयर प्रोडक्ट्स की बात भी कर रहे हैं, इसका रेवेन्यू जो एक्सपेक्टेड है, क्या सर ये वो 100 से 120 की रेंज में ही होगा या फिर यहाँ कुछ चेंजेस हैं? नहीं, टोटल रेवेन्यू अराउंड 180 टू 200 करोड़ होगा, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल दोनों मिला के। 26 के लिए सर? या ओके, ठीक है। सो FY26 के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल बेयर प्रोडक्ट्स के रेवेन्यू से दिखाई दे रहा है, रिवाइज दिख रहा है इनफैक्ट पहले जो अजम्पशन थी, या फिर अब एक्सपोर्ट का मिलाकर 180 से 200 करोड़। ठीक है धानुका जी, एक चीज़ समझना चाहते हैं, क्योंकि रिसेंटली जो इंडियन गवर्नमेंट ने जिस तरह से कुछ डंपिंग ड्यूटी कुछ केमिकल्स पर लगाई है, आपको कैसे इम्पैक्ट करती है ये खबर? नहीं, सिर्फ एक प्रोडक्ट पे पहले थी एट्राजिन के ऊपर में, और अभी जो है एक प्रोडक्ट ग्लूफोसिनेट के ऊपर में डंपिंग ड्यूटी लगी है, और एक पैटिलाक्लोर के ऊपर में। तो सिर्फ इंडिया में करीब 250 एग्रोकेमिकल्स बनते हैं, जिसमें से 3 प्रोडक्ट के ऊपर में सिर्फ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है। डेफिनेटली इनमें से 2 प्रोडक्ट हम लोग डायरेक्ट इंपोर्ट करते थे, पैटिलाक्लोर और ग्लाइफोसेट, तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, लेकिन अल्टीमेटली ये कॉस्ट कंज्यूमर के ऊपर में पास हो नहीं करती है कंपनी, क्योंकि अपनी जेब से तो कोई पे नहीं कर सकता है। तो इसमें धानुका जी क्या करेंगे आप? फिर कंज्यूमर को पास करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि अगर नहीं तो आपके उस पे अकाउंट्स पे आएगा। या डेफिनेटली अगर पास नहीं करेंगे तो हमारी एबिटा मार्जिन और ग्रोस मार्जिन को इम्पैक्ट करेगा। तो ये तो पॉसिबल होता है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस इस महीने बढ़ गए और आप फिनिश्ड प्रोडक्ट के प्राइसेस अगले महीने बढ़ा रहे हैं, तो 1 महीने का गैप हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो कंज्यूमर को पास ऑन करना ही पड़ता है। तो 2 ऐसे केमिकल्स हैं जिन पर आपको भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, 2 साल पिछले हमने देखे हैं धानुका जी, पूरी इंडस्ट्री के लिए थोड़े टफ रहे हैं। इनफैक्ट इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग हो, थोड़ा प्राइसिंग का प्रेशर था, कहीं ना कहीं चाइना से भी कुछ प्रेशर आ रहे थे, वहाँ पर वो जो डंपिंग कर रहे थे इंडिया में। अभी फिलहाल किस तरह का सेंस दिख रहा है डीस्टॉकिंग लेवल पर? नहीं, अब स्टॉक्स जो है वो मोर और लेस खत्म हो गए हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में भी, और वहां से भी अच्छी डिमांड आ रही है। जैसा मैंने बताया कि अभी तक धानुका तो एक्सपोर्ट में नहीं है, लेकिन जो पीयर्स कंपनी से बात हो रही है तो उन लोगों के एक्सपोर्ट जो है ऑर्डर्स काफी इंक्रीज हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अब डी स्टॉकिंग खत्म हो गया है और एक्सपोर्ट के अंदर में अच्छी डिमांड दूसरी कंपनियां एक्सपोर्ट कर पा रही हैं।
ओके तो डी स्टॉकिंग के ये जो कहीं ना कहीं ब्रोकरेजेस भी रिपोर्ट कर रही हैं और आपसे हम ये कंफर्म सुन भी पा रहे हैं कि जो अब तक का स्टॉक रिड्यूस करने का जो एक सिलसिला चल रहा था, इन्वेंट्री कम करने का सिलसिला, डी स्टॉकिंग जिसे कहते हैं, वो अब कम होती हुई ग्लोबली दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छी खबर है पूरे एग्री केमिकल स्पेस के लिए। क्या जेनरिक प्रोडक्ट्स पर जो एक कांस्टेंट प्राइसिंग प्रेशर चाइना से दिखता हुआ आ रहा था, क्या अभी भी वो उसी तरह का है या फिर अब मार्जिन्स प्रोटेक्टेड दिख रहे हैं इस सिनेरियो में? नहीं, देखिए, अभी तक डिमांड कम थी और सप्लाई ज्यादा थी, लेकिन क्योंकि मानसून अच्छा है और एकदम से सीजन काफी तेजी से स्टार्ट हो गया है, तो अब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स के प्राइसेस काफी तेजी से बढ़े हैं, जैसा मैंने बताया ग्लाइफोसेट, पैराक्वेट, इसके अंदर में 10 से 15% की तेजी है। और कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स के प्राइसेस भी या तो स्टेबल है या इंक्रीज की तरफ है। अब जो है रिडक्शन जो है प्राइसेस का, वो खत्म हो गया है। दानुका जी, एक और आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। हमने देखा कि आपने एक नया हर्बिसाइड लॉन्च किया था हाल ही में, एक नया प्रोडक्ट दिनकर करके, हुको के साथ कोलैबोरेशन में। क्या उसकी कुछ डिटेल्स हमें, सेल्स फिगर्स और किस तरह के रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो प्रोडक्ट, वो आप शेयर कर पाएंगे? डेफिनेटली प्रियंका जी, आप जानती हैं कि कोई भी नया मॉलिक्यूल अगर जब पहली बार मार्केट में लेके आते हैं तो उसको समय लगता है, क्योंकि किसी किसान को पता नहीं होता कि ये प्रोडक्ट से उसकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही है। तो हमने 1500 बीएससी एमएससी ग्रेजुएट, जिनको हम धानुका डॉक्टर्स बोलते हैं, वो एम्प्लॉय किए हुए हैं, जिनका काम जो है खेतों में जाके किसान को जो है उसके रिजल्ट्स दिखाना है। सीइंग इज बिलीविंग। जब किसान अपनी आंखों से रिजल्ट्स देखता है तो वो इंक्लाइन होता है कि प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो दिनकर के हम डेमोन्स्ट्रेशन इस साल काफी मात्रा में लगा रहे हैं। और ये एक पैडी हर्बिसाइड है जो कि धान के अंदर में खरपतवारों को नष्ट करता है। और क्योंकि धान की फसल इंडिया में काफी ज्यादा होती है, तो मैं समझता हूं कि मार्केट तो काफी ज्यादा है, लेकिन कोई भी नए मॉलिक्यूल को 2 साल का समय लगता है एक रीजनेबल वॉल्यूम आने के लिए। तो पहले साल तो हम लगभग 10 करोड़ का वैल्यू वाइज इसका टर्नओवर मानते हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में हम इसको डबल ट्रिपल करेंगे। बिल्कुल नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इनिशियली तो उसके बारे में अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन क्रिएट करना ही बहुत ज़रूरी है, लेकिन आगे का लॉन्ग टर्म प्लान एक्चुअली क्या होता है कि जब शेयर होल्डर समझता है कि कितना एडिशनल रेवेन्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऐड करेगा, तो उसको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस एज अ शेयर होल्डर, एज अ इन्वेस्टर आपकी कंपनी में बनता है। तो एक छोटी सी और लास्ट सवाल है, FY26 के लिए अगर आप किस तरह की गाइडेंस हमारे साथ शेयर करना चाहें। आई एम श्योर Q1 के नंबर्स भी अब शुरू हो जाएंगे, आप भी कुछ दिन बाद साइलेंट पीरियड पे होंगे, लेकिन अगर एक गाइडेंस आप हमें, क्या किस ग्रोथ रेट के दर से हम बढ़ते हुए कंपनी को देख सकते हैं इस साल भी? देखिए, बारिश का जो इम्पैक्ट आता है और जो पेस्टिसाइड्स का कंजम्पशन होता है वो सेकंड क्वार्टर में ज्यादा होता है। जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये तीनों जो है क्रूशियल मंथ होते हैं सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से और कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्वार्टर जो है काफी अच्छा जाना चाहिए, ऐसी उम्मीद है। इनिशियली बारिश जो है वो मई लास्ट में आ गई थी, केरला में हिट कर गई थी, लेकिन फिर 15 दिन का गैप था तो थोड़े सेंटीमेंट स्लो थे। तो जून जो है सेकंड क्वार्टर की सेकंड फोर्टनाइट की सेल्स थोड़ी इंपैक्ट की है, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूं कि जो हमने गाइडेंस दी है 15% टॉप लाइन ग्रोथ एंड 20.47% एबिटा मार्जिन ग्रोथ, वो हम मेंटेन करेंगे और उसको डेफिनेटली अचीव करेंगे। चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो यानी जो आपने गाइडेंस पहले दी थी उस पर आप इंटैक्ट हैं और बिल्कुल ऑल टाइम हाई के पास तो काउंटर चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए धानुका जी, बात करने के लिए। विशिंग यू लक फॉर फ्यूचर क्वार्टर्स। आपसे क्वार्टरली नंबर्स के बाद फिर बात होती है। धन्यवाद।